हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड आप सभी की ड्यू एलएलबी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड मेरे को यह बात बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ड्यू एलएलबी या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। बिकॉज अगर आप स्पेसिफिकली डीयू की बात करते हैं, सो डीयू का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, कुछ भी डिफाइंड नहीं है। सो हमको कैसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से वो लोग कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछेंगे। दी ओनली आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, सो वी जस्ट लुक अप एट द प्रीवियस ईयर एंड वी गेट टू नो, अच्छा डीयू में ये पूछते हैं, अच्छा डीयू में इस तरीके से क्वेश्चंस का फ्रेमिंग होता है। ठीक है, that is why I emphasize very much on the previous year questions, and it is our duty, and I'm saying it with some kind of a confidence and having responsibility. ठीक है, so it is our duty to solve at least 10 to 12 year question papers. अगर आप इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, इफ़ यू कैन गो बियॉन्ड इट, अगर आपको मार्केट में मिलता है, गो डू इट। इट विल बेनिफिटेड यू इवन मोर देन रीडिंग और डूइंग एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी सोर्स। ठीक है, कहीं से उठा करके कितना भी कर लो, वो एक तरफ, प्रीवियस ईयर्स एक तरफ। ठीक है, सो हमारा टारगेट ये है कि अभी आपके एग्ज़ाम की डेट भी डिफाइन नहीं है कि कब होगा। सो हमारा टारगेट है कि हम उससे पहले सभी सेक्शंस में, वेदर इट इज़ आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली, वट एवर इट इज़, हम आपको प्रीवियस ईयर तो एटलीस्ट करा दें, सो दैट यू गाइज विल बी हैविंग एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू टू एक्सप्लोर अवर लिस्ट, explore our playlist, especially the family law and the legal marxism. It will help you a lot. And if you are new to the channel, you might subscribe to the channel for more such videos in the near future. So with having all of this, now let me discuss the previous year questions with you. And before I'll discuss, let me just clarify one thing. There are we are covering the question फ्रॉम 2008 टू 2021। ठीक है, तो 2008 से लेकर के 21 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस इन अ सिंगल वीडियो, सो वी विल बी हैविंग 2 वीडियोज़ इन विच वी विल बी कवरिंग आउट द एंटायर क्वेश्चंस, जितना भी 2008 से लेकर के 21 तक आया है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, द यूजुअल प्रोसेस ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट इंक्लूड्स डिफरेंट स्टेजेस, acceptance, agreement, consideration and offer. Arrange the above in sequence and choose the correct answer from the options given below. अब सबसे पहले तो डीएलबी में क्या हो चुका है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने का तरीका इन लोगों ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है, एक पैटर्न स्टार्ट कर दिया है। जस्ट लाइक अ यूपीएससी और एनी बिग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न। ठीक है, दूसरा आप लोग ये देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 2 पढ़ा है, देन यू मस्ट नो दैट कि उसके अंदर हमें दिया गया है कि हाउ टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एक जर्नी होती है। ऐसा नहीं होता कि मैंने आपसे कुछ बोला एंड ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक जर्नी होती है। ठीक है, सो हमें वो देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या जर्नी है। अगर हमें वो स्टेप्स पता हैं, देन दिस क्वेश्चन इज़ लाइक अ केक वॉक फॉर अस। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, तो प्रीवियस ईयर करने का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो यही होता है कि हम एक क्वेश्चन से ही 3-4 डिफरेंट क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकते हैं, जो कि उससे मिलते जुलते बनेंगे। सो इस तरीके से अगर आप लेट से किसी टॉपिक से 100 क्वेश्चन करते हैं, सो आप उससे मिलते जुलते 3 क्वेश्चन अगर और बना लेते हैं, तो इट्स लाइक 300। सो आप सोच करके देखो कि यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बैंक। आपको इधर उधर टेलीग्राम यहाँ वहाँ से पिकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली स्टिक टू द प्रीवियस ईयर्स एंड इसी से अपने माइंड अप्लाई करके जो भी आपका एप्टीट्यूड है उसे अप्लाई करो एंड उससे आसपास के क्वेश्चन बनाओ। सो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं यह बोल सकता हूँ कि जो सेक्शन 2 है आपका, फॉर्मिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इतना भी आता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, माइंड यू आप 1 या फिर 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर करेक्ट अटैम्प्ट करने वाले हैं, बिकॉज हर साल आता है, इस साल भी आएगा, हाउ टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए समझ लेते हैं। वो सारे बच्चे जिन्हें थोड़ा जल्दी है, जिनको सब कुछ आता है, आई वुड से कि आप स्किप कर करके आंसर्स देख लो, बिकॉज मेरा काम तो है कि एक्सप्लेनेशन देना, बिकॉज देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जो कि अभी नए हैं, जिन्होंने अभी भी प्रिपरेशन किया है। ठीक है, सो मेरा काम तो है कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर। सो अगर आप
जल्दी में है, सो यू मे स्किप टू द आंसर वाला पार्ट, अदरवाइज आप थोड़ा सा धीरज रखेंगे सो हो सकता है आप 4 चीज़ें नई सीख करके जाएंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू हाउ वुड यू लाइक टू डू इट। सो एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए क्या होता है, इसकी एक जर्नी होती है प्रॉपर। सो लेट अस सी किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। सो फॉर्मिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स डिफरेंट स्टेजेस। नंबर 1, यू नो, फॉर एग्जाम्पल, पहले से एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आप एंड आई, ठीक है, यू एंड मी, both of us enters into a contract. Let's suppose I have to sell my laptop and you are the buyer. So I said, look, I am going to sell my laptop. You says yes, I am going to buy it. So क्या हो गया, I just give you an offer and you accept it. So the first step of every contract is the offer, ठीक है। जैसे मैंने ऑफर दिया दैट आई एम गोइंग टू सेल माई लैपटॉप, यू सेड येस, what does it mean? You say you are interested. Offer plus acceptance is equal to promise. And now if you will add consideration into this promise, it will become an agreement. What do I said? I am saying if you will add consideration into this promise, it will become an agreement. So this is your promise, and if you are adding consideration, so it will become an एग्रीमेंट। कैसे? प्रॉमिस क्या हो गया कि मैं आप अपना लैपटॉप आपको बेचूंगा एंड आप उसे खरीदेंगे। कंसिडरेशन क्या है? आई एम गिविंग यू लैपटॉप एंड यू आर गिविंग मी मनी, जो भी होगा, लाइक 25,000 30,000, ठीक है। सो प्रॉमिस, and whenever you will be adding consideration into a promise, it will become an agreement. And is this agreement enforceable by law? If it will be, it will become a contract. If it will not, it will not be a contract. So if your agreement is enforceable by law, it will become a contract. And sorry for the bad handwriting, just because of some technical errors into my pad I couldn't write comfortably over it, ठीक है। सो आप समझ लें इसको, बस मेरा इंटेंशन है कि आप समझ लें, ठीक है। मैं बोल बोल के भी आपको सिखा सकता हूँ, बट आई स्टिल वांट कि आप थोड़ा थोड़ा लिख के अगर समझते हैं, सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक। सॉरी फॉर दिस बैड हैंड राइटिंग ओवर इट। सो मैं क्या बोल रहा था, आपने देखा क्या स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जाएगा ऑफर। आपने बोला कि आई एम गोइंग टू सेल माई लैपटॉप, देन you will say yes, yes, I am going to buy it. It is acceptance. It will become a promise. When we will be adding the consideration into our promise, it will become an agreement. Consideration, I am going to sell my laptop, you are going to buy it, let's suppose in a particular amount. It is become, these are the considerations, and it become an agreement. And if this agreement is enforceable by law, it will become a contract. All of these things will be given to you under the Indian Contract Act section number 2. In different subsections, you will be having the definition of offer, acceptance, promise, consideration, agreement, these things, ठीक है। So I am advising you, open your Bear Act after this, after watching the video. It is advisable कि आप अपना Indian Contract Act में section 2 पढ़ें. It will give you better clarity over it, ठीक है। सो हमने इतना पढ़ लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन बोलता है कि एक वैलिड एग्रीमेंट के लिए आप इनको सिक्वेंस में लगा दो कि पहले क्या, उसके बाद क्या, किस तरीके से स्टेजेस होते हैं। तो वी नो फर्स्ट इज़ द ऑफर एंड डेट इज़ वाई डी। अब देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें एलिमिनेट करना होता है, ठीक है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी जा सकें। सो हमने देखा डी सब में आ रहा है, सो डी से तो हमारी बात नहीं बन रही क्योंकि 4 ऑप्शंस में डी आ रहा है। अब हम जाएंगे सेकंड स्टेज पे। सेकंड कह रहा है एक्सेप्टेंस इज़ द सेकंड स्टेप ना, डेट मीन्स ए शुड बी, एंड ए किस में है, सी बी ए, थर्ड वन। तीसरे वाले में ए आ रहा है, तो हमने 2 स्टेप्स चेक किए एंड वी आर डन, वी हैव गोट अवर आंसर, ठीक। सो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर।
आई थिंक ऑल ऑफ यू गोट माई पॉइंट एंड हमने थोड़ा सा टाइम लिया इसमें बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड अगर आप इतना भी समझ लेते हैं, आप एक या फिर दो क्वेश्चन ठीक करके आएंगे इस एग्ज़ाम के अंदर, आई एम गोइंग टू टेक गारंटी ऑफ इट। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number second says that from whom is an offer addressed to when a product is kept on the shelf of a shop with a price tag attached? What does it mean? अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था? We were just seeing कि ऑफ़र एंड देयर इज़ अ टर्म इनविटेशन टू ऑफ़र। ठीक है, हम उसको भी अभी आगे देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म invitation to offer and what do we mean by the term simple offer. So ओके, सो बिफोर आई विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि आप ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ऑफ़र में फ़र्क समझें, इन दोनों का डिफरेंस समझें। ठीक है, सो देखो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है इनविटेशन टू ऑफ़र वर्सेस ऑफ़र। ठीक, अगेन सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। So invitation to offer versus offer, and I want you guys to understand the very basic difference between these two terms, otherwise you will get confused and there's a very high probability that DU might ask you a question from this वाला part। ठीक है, आजकल ये लोग थोड़ा सा इस साइड पे जाकर के क्वेश्चंस पूछते हैं, सो एक क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। लेटर सपोज आप किसी मॉल में जाते हैं, ठीक है, आप एक मॉल में गए शॉपिंग करने एंड लेटर सपोज यू एंटर इनटू द H&M शोरूम। ठीक, आप H&M के शोरूम में जाते हैं, वहाँ पर एक शर्ट है, बहुत प्यारी सी शर्ट है, आपको वो पसंद आ जाती है। ठीक है, उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है, लेट सपोज 2000 रुपीज़, इट इज़ अ शर्ट ऑफ 2000 रुपीज़। ठीक, सो व्हाट इज़ इट एंड व्हाट इज़ इट, इस स्टेज तक क्या हुआ? इज़ इट एन ऑफर? एंड लेट सपोज, अभी देखो, अभी स्टोरी को पूरा समझो क्या बोला मैंने। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। मैंने बोला कि आप जाते हैं H&M के शोरूम में। ठीक है, आप किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ पर एक H&M का शोरूम है एंड आप उसमें एंटर करते हैं। वहाँ पर आप देखते हैं कि देयर इज़ अ शर्ट जिसका प्राइस है 2000 एंड वो टैग उसके ऊपर लगा हुआ है शर्ट के ऊपर, आपको पसंद आती है, यू वांट टू बाय इट। सो आप उस शर्ट को लेते हैं एंड जाते हैं काउंटर पे, बिलिंग काउंटर पर, यू सेज कि आई वांट टू बाय दिस शर्ट। नाउ प्लीज़ टेल मी, the moment you see the price tag on the shirt, what does it mean? Is it an offer or invitation to offer? Just asking a question to you. Is it an offer or invitation to offer? It is an invitation to offer. It is not an offer. वो ये नहीं बोल रहे कि we are just selling this shirt to you. No, it is an invitation to offer. They are inviting you to offer. वो प्राइस टैग लगा करके सिर्फ आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ एंड ऑफ़र करें। एंड द मोमेंट यू विल गो टू द यू विल गो टू द काउंटर एंड सेज दैट आई वांट टू बाय दिस शर्ट, it is an offer. Now it is up to them whether they would like to accept your offer or not. The moment they will accept it, it will become a promise. So you see the very basic difference between the invitation to offer and an offer. ठीक है, इसको दोबारा समझते हैं किसी और एग्जांपल की हेल्प से। लेटर सपोज आप अब H&M की बात नहीं करते, लेट सपोज आप किसी शोरूम में जाते हैं, किसी लेटर सपोज आप सैमसंग के शोरूम में जाते हैं एंड यू हैव टू बाय द LED। ठीक है, सो आप, और लेट सपोज यू हैव टू बाय द रेफ्रिजरेटर, सो यू हैव टू बाय द रेफ्रिजरेटर एंड यू गो टू द सैमसंग शोरूम। यू सेज, उस पर वैसे वहाँ पे प्राइस टैग होता नहीं है, सो इट विल नॉट बिकम अ गुड एग्जाम्पल, सो लीव इट। ठीक है, क्योंकि अच्छा एग्जाम्पल नहीं बनेगा इससे, तो इसको छोड़ दो। एंड कमिंग ऑन टू द पार्ट जहाँ पर प्राइस टैग रहता है, जहाँ पर भी प्राइस टैग रहेगा यू विल गेट टू नो कि इट इज़ वॉट, इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, सो इट इज़ वेरी सिंपल, आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस अगेन, जस्ट एक्सप्लेनिंग वंस अगेन। आप एक शोरूम में जाते हैं, वहाँ पर आप एक शर्ट देखते हैं जिसके ऊपर प्राइस टैग है लेट सपोज 2000 का, आपको शर्ट अच्छी लगती है। सो वो क्या है, अभी तक इतना हिस्सा क्या है कि आपने वो देखा, उसके ऊपर टैग लगा हुआ है, इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज़ नॉट एन ऑफर। स्टूडेंट क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि जैसे प्राइस टैग की शर्ट हमने देखी या कुछ भी कमोडिटी हमने देखी, सो इट इज़ एन ऑफर। नो, इट इज़ नॉट एन ऑफर, इट इज़ मियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर। अभी ऑफर नहीं हुआ है, ऑफर आप देंगे।
आप ऑफ़र देंगे। अभी शोरूम मैनेजमेंट की तरफ से क्या था, इनविटेशन टू ऑफ़र था। जैसे आप उस शर्ट को पिक करके काउंटर पे जाएंगे और बोलेंगे यू हैव टू बाय द शर्ट, इट इज़ नाउ एन ऑफर, एंड देन दे हैव टू एक्सेप्ट इट. इट इज़ अप टू देम वेदर दे वुड लाइक टू एक्सेप्ट इट और नॉट. So, with this much of background, now coming back on to the question number second. अब एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड आई होप आप इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे विदाउट माई प्रायर एक्सप्लेनेशन. आई कैन गारंटी विद इट. क्वेश्चन नंबर सेकंड. From whom is an offer addressed to when a product is kept on the shelf of a shop with a price tag attached? साफ पूछता है कि किससे ऑफर जाता है. एक जगह है जहाँ पे एक प्रोडक्ट है और वहाँ पर उसका प्राइस टैग अटैच है. सो ऑफ़र किसकी तरफ से जाएगा? शॉपकीपर, शॉप अटेंडेंट, मैन्युफैक्चरर और द कस्टमर. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शॉपकीपर के अंदर एंड कस्टमर के अंदर, एंड दे मार्क समटाइम शॉपकीपर विच इज़ रॉन्ग. ऑफ़र आप देंगे, उनको लगता है कि प्राइस टैग अटैच है तो ये शॉपकीपर ऑफ़र दे रहे हैं. नो, इट इज़ नॉट एन ऑफ़र, इट इज़ मियरली एन इन्विटेशन टू द ऑफ़र. अंडरस्टैंडिंग द वेरी बेसिक डिफरेंस. वाई आई एम वेरी स्लो ऑन दिस क्वेश्चन. मैं चाहता तो सिंपली आपको आंसर मार्क करा के आगे जा सकता था, बट आई एम स्पेंडिंग माई टाइम ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज़ इम्पोर्टेंट. इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर इज़ इम्पोर्टेंट. एंड मैंने आपको इतना बता दिया. एंड अगर आपको अभी भी समझ नहीं आता है सो आप सिंपली गूगल करेंगे, गूगल पे कोई अच्छा आर्टिकल मिलेगा उसको पढ़ लेंगे. आई प्लीडर करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं लॉ से रिलेटेड, आप उन्हें पढ़ लेंगे. ठीक है. सो बट मैं समझता हूँ कि जितना आपको समझना उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. सो आप बताओ ऑफ़र किसकी तरफ से आया? कस्टमर की तरफ से आया. ठीक है. सो डी इज़ द राइट आंसर. सो शॉपकीपर की तरफ से क्या आया? इन्विटेशन टू ऑफर. ओके. शॉपकीपर की तरफ से आता है इन्विटेशन टू ऑफर एंड कस्टमर की तरफ से आता है ऑफर. अगर इतना क्लियर है, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 says that the active concealment of the facts while entering into a contract is considered. एंड इस क्वेश्चन से आप एक चीज़ देखेंगे कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो उसका कुछ इसेंशियल्स होता है. इसेंशियल्स ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज़ वेरी क्लियरली मैंशनिंग इन टू योर बेयर एक्ट. यू शुड नो व्हाट आर द इसेंशियल्स. नंबर 1 इसेंशियल है कि इट शुड बी बाय द फ्री कंसेंट. ठीक है. इट शुड बी बाय द फ्री कंसेंट. सेकंड, एज को लेकर के आती है कि यू शुड बी कॉम्पिटेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कॉम्पिटेंसी में जब बात क्या होती है, यू शुड बी अ मेजर, यू शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड, इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट. सो इन तीनों चीज़ों को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं कॉम्पिटेंसी. उसके बाद होता है देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. सो ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा इसेंशियल्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. माइंड यू, आप कुछ पढ़ कर जाएँ या ना पढ़ के जाएँ, बट एटलीस्ट इतना ज़रूर पढ़ के जाना, आपके कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चंस मज़े से हो जाएंगे, धूमधाम से. ठीक है. सो नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 वंस अगेन. साफ साफ बोलता है कि जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं एंड आप किसी फैक्ट को कंसील कर लेते हैं, उसको छुपा लेते हैं, सो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? इस एक्ट को क्या बोलेंगे कि आप फैक्ट्स नहीं बता रहे? इज़ इट अ फ्रॉड? इज़ इट अ मिस्टेक? इज़ इट अ मिसरिप्रेजेंटेशन और अ कोएर्शन? चारों के चारों डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे. सो यू शुड नो वेरी क्लियरली कि इनका डिस्टिंग्विशन किस तरीके से होता है. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. ये फ्रॉड के अंदर आता है. सो देर आर सम 4-5 पॉइंट हैं फ्रॉड के अंदर जो कि आपके बेयर एक्ट में आपको मिलेंगे, एंड यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम. ठीक है. इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Mr. X entered into contract with A to deliver 10 kgs of mangoes to Mr. A on 20th July. क्या होता है? दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तुम मेरे को 20 जुलाई को 10 किलो आम डिलीवर करोगे. ठीक है. अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कब परफॉर्म करना था? 20 जुलाई, 20th ऑफ जुलाई. ठीक है. अब 18 जुलाई यानी कि उस डेट से 2 दिन पहले
जिसको डिलीवर करना था मिस्टर एक्स को, वो मना कर देते हैं कि ठीक है मैं इसको परफॉर्म नहीं कर रहा. दिस इज़ एन इंस्टेंस ऑफ, क्या होगा ये? इट इज़ एन अबेंडोनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, breach of contract or anticipatory breach of contract. The right answer is option number D, anticipatory breach of contract. एंड आप अगर थोड़ा सा अवेयर हैं चीज़ों से, सो यू कुड वेरी क्लियरली आइडेंटिफाई एंटिसिपेटरी. एंड आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी एंटिसिपेटरी बेल. उसका क्या होता है? अरेस्ट होने से पहले ही आपको बेल मिल जाती है इन अ वेरी लेमेंस लैंग्वेज. ऑल्दो अगर टेक्निकल लैंग्वेजेस में देखेंगे सो ऑब्वियस बात है कि जब तक आप अरेस्ट नहीं होंगे बेल नहीं मिलेगा. सो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट टेक्निकल, बट इन अ वेरी लेमेंस लैंग्वेज एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है? अरेस्ट होने से पहले मिल जाना. इसीलिए एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? पहले ही कर दिया. अगर ये लेट सपोज 20 तारीख को करता, या फिर 20 तारीख को था ना कि डिलीवर करने, और वो 20 तारीख को बोलता कि अब मैं नहीं कर रहा, वो होता था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यह एंटिसिपेटरी, क्योंकि पहले ही कर दिया, 18 को ही कर दिया. इट इज़ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करते हैं कुछ क्वेश्चंस में सो हो जाते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, एंड ये सारे के क्वेश्चन आपको 2021 के पेपर में आए हैं, सो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, एंड आप उसी लेवल पे जा कर के अपना प्रिपरेशन करें. ठीक, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. The subsequent changes made in the nature of contract is known as, and I would like to invest 5 minutes onto this concept because it is very important for you. ठीक है, so very important. So I would like to invest 5 minutes over it, and it is saying the subsequent changes made in the nature of a contract. So for your information I would like to say there is a section 62. So सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA आप क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर इलस्ट्रेशंस हैं उनको पढ़ेंगे. इट इज़ योर होमवर्क. अगर आप मेरे पे थोड़ा सा भी फेथ रखते हैं सो इसको मानो, इसको पढ़ो, बिकॉज आजकल वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. पहले ऑफर टू इन्विटेशन टू ऑफर नहीं पूछते थे, बट फ्रॉम फ्यू ईयर्स दे हैव स्टार्टेड आस्किंग दिस एज वेल. पहले वो लोग इनोवेशन अल्ट्रेशन नहीं पूछते थे, बट फ्रॉम दिस ईयर दे हैव स्टार्टेड आस्किंग दिस एज वेल. ठीक है, इनोवेशन अल्ट्रेशन. सो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मिस ना करें. डेट इज़ वाई सेक्शन 62 बिकेम्स इम्पोर्टेंट फॉर यू. उसी के अंदर आपको 3 टर्म्स मिलेंगी, इनोवेशन, अल्ट्रेशन एंड रेसेशन. ठीक है, सो होता क्या है इसमें? अब लेटर सपोज इसको पहले मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ. लेटर सपोज मैं एक कोचिंग चलाता हूँ. ठीक है, लेट सपोज आई रन्स आ कोचिंग इंडस्ट्री. ठीक, जिसके लिए मेरे को एक टीचर को हायर करना है. लेटर सपोज मिस्टर एक्स. मैं बोलता हूँ उनसे, मिस्टर एक्स से, कि सर आप हमारे कोचिंग में आइए एंड आप मैथ के लेक्चर्स लीजिए. एंड मैं उनसे बोलता हूँ कि आप मैथ के 10 लेक्चर्स लीजिए. ठीक, मैं मिस्टर एक्स से बोलता हूँ कि सर आप हमारे कोचिंग में आइए और आप मैथ के 10 लेक्चर्स को लीजिए, कंडक्ट कराइए. ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया. उन्होंने बोला ठीक है करा देते हैं. सो क्या हो गया? काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया कि मैंने बोला आप 10 लेक्चर्स कंडक्ट करें, उन्होंने बोला येस इट इज़ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका. अब मैं उनसे बोलता हूँ कि सर 10 लेक्चर नहीं, 10 इतना हमारे पास समय नहीं है 10 लेक्चर्स का. आप क्या काम करो, इन 10 को घटा करके आप इसको 6 कर दो, आप सिर्फ 6 लेक्चर्स कंडक्ट कराओ. क्या हो गया? डोंट यू थिंक आई एम मेकिंग सब्सिक्वेंट चेंजेस इन माई नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? बट क्या मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट को बदला? नहीं, सिर्फ नेचर बदला. इट इज़ अल्ट्रेशन. अब मैं सर से बोलता हूँ कि सर मैथ मत पढ़ाइए आप एक काम करो, आप IPC पढ़ाओ. ठीक है, ये हो गया. मैं बोलता हूँ मैथ मत पढ़ाओ, आप IPC पढ़ाओ. नाउ व्हाट इज़ इट? नाउ आई एम जस्ट मेकिंग अ वेरी न्यू कॉन्ट्रैक्ट. या फिर मैं यही बोल देता हूँ कि IPC पढ़ाना को ही ख़त्म कर देते हैं. मैं बोलता हूँ आप पढ़ाई सब छोड़ो, मैं एक नए ही कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ चलाता हूँ. मैं बोलता हूँ कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है कि आप कुछ मत पढ़ाओ, आप हमारा टेक्निकल सपोर्ट संभालो. ठीक है, जितना भी टेक्निकल सपोर्ट हमें रिक्वायरमेंट है आप उसको संभालेंगे. ठीक, हमने इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया. सो क्या हो रहा है? डोंट यू थिंक आई एम जस्ट रिप्लेसिंग माई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन.
कॉन्ट्रैक्ट किसका था कि आप मैथ के लेक्चर्स लेंगे, अब मैं बोल रहा हूँ आप टेक्निकल सपोर्ट संभालें. सो डोंट यू थिंक आई एम जस्ट चेंजिंग द एंटायर नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट रिप्लेसिंग द प्रीवियस नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू वन? येस, आई एम इट. सो इट इज़ नोवेशन. एंड लेट अस सपोज अब हम दोनों एग्री करते हैं कि आप ना तो आईपीसी पढ़ाओ, ना ही आप मैथ का लेक्चर कंडक्ट कराओ, ना ही आप टेक्निकल सपोर्ट, तो कुछ मत करो. हम लोगों ने दोनों ने राजी करा कि ठीक है जो हुआ वो हुआ, बट अब हम कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर आगे नहीं ले जाना चाहते. सो क्या हो गया? इट इज़ रिसेशन. एंड यहाँ पर एक बात यह है कि दोनों की ये जो चीज़ें होती हैं कैसे होती हैं, विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज़. मैं यहाँ पे सो मोटो कुछ नहीं कर रहा, मैं खुद से चेंजेस नहीं बना रहा कि खुद से डिसाइड कर रहा हूँ कि कभी मैथ पढ़ा लो, कभी 6 लेक्चर, कभी 10, कभी टेक्निकल सपोर्ट, कभी कैंसिल कर रहा हूँ. नो, आई एम नॉट डूइंग इट बाय माई ओन. वी बोथ हैव सेट टुगेदर. Consent of both the parties is important, and then only we are just doing all of these things: novation, alteration and recession. Now I hope आपको समझ आया होगा. So just defining novation. Novation में क्या होता है? It is an act of replacing an existing contract with a new contract. ठीक है. Alteration, it means modification of terms with consent of both the parties. And Supreme Court of India in the Satyapal Anand versus State of Madhya Pradesh held that any contract अल्ट्रेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि फॉर अल्ट्रेशन it is important that it should be bilateral and with consent of both the parties. It should not be just mere by the decision of a single party. No, by both the parties. And also Supreme Court in Suresh Kumar versus State of Madhya Pradesh held that no unilaterally formed contract will be considered as alteration. अगर एक व्यक्ति खुद से डिसाइड करेगा, इट विल नॉट बी अल्ट्रेशन, इट शुड बी बाय बोथ द पार्टीज़. पूछा जा सकता है आपसे. सबसे पहले तो आपसे सिंपल पूछेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है. सो पहले इसका आंसर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, सब्सिक्वेंट चेंजेस मेड इन द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अल्ट्रेशन. ठीक. अब आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं वो लोग? आप अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू गाइज कि यू हैव टू रीड दिस सेक्शन नंबर 62 बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अब वो आपसे क्या पूछ सकते हैं? वो आपसे सबसे पहले डेफिनेशन ही पूछेंगे. जैसे इसमें अल्ट्रेशन का पूछा, सो यू शुड नो व्हाट इज़ नोवेशन, व्हाट इज़ अल्ट्रेशन, व्हाट इज़ रिसेशन. इन तीनों को आप अच्छे से देख लेंगे कि क्या होते हैं. ठीक. उसके बाद पूछ लेंगे कि खुद मतलब सो मोटो बेसिस पे हो सकते हैं या फिर कंसेंट चाहिए. सो for alteration, novation and all of these things, the consent of both the parties is required. It cannot be done by mere consent of a single party. And recession का क्या मतलब होता है? So it means to cancel or revoke. Okay. सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. एंड हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, बट स्टिल जो बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे आराम से, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट. क्योंकि आपका एंड मोटिव क्या है? वीडियो को जल्दी जल्दी देखना, 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस देखना, या फिर एग्ज़ाम क्रैक करना. इट इज़ द सेकेंड वन, एग्ज़ाम क्रैक करना. यू हैव टू वॉच द वीडियोज़. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. If a company enters into a contract beyond the scope of its object, it becomes. Now इसको आप दोनों सेक्शंस में पुट कर सकते हैं. आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आप चाहें तो इसको लीगल मैक्सिज्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं. सो इसका मतलब क्या है? ये साफ साफ बोल रहा है कि इफ़ अ कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट beyond the scope of its object, it becomes ultra virus. Option number C. Very very simple. Beyond, it means ultra, beyond. So अगर आपको आता भी नहीं है, and even if you will just apply a bit of aptitude and a common sense, you will get to know the right answer. Ultra virus, beyond. Now coming on to question number 7. Now the age of majority for entering into a contract under the Indian Contract Act 1872 is.
मैंने आपको बताया था कि इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे आपको पता होगा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं, जहाँ पे सबसे पहले होते हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के बाद एक आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टी, जिसका सब पार्ट होता है एज। एंड हमको पता है कि एज कितनी है, मेजोरिटी की एज है 18+18 ईयर्स। दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। Doctrine of privity of contract implies, very very important, doctrine of privity, you should understand it. Doctrine of privity simply ये बोलती है कि if there is a contract between two parties A and B, so only these parties can enforce the contract. जो भी करेंगे ये दो ही पार्टी करेंगे, कोई तीसरा व्यक्ति आकर के इंटरफेयर नहीं करेगा. दिस इज कॉल्ड एज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी. एंड इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी. ये नहीं पूछ रहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है या फिर नहीं है. इट इज़ नॉट आस्किंग दैट. इट इज़ सिंपली आस्किंग what do you mean by the term doctrine of privity. So it simply means that only those parties who are the part of a contract can enforce it. कुछ ऐसा नहीं होगा A and B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और C आएंगे एंड वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराना स्टार्ट कर देंगे. नो, C यहाँ पर चौधरी नहीं बनेंगे. ओनली A and B who are the party of a contract is the having sole right of entering into a enforcing a contract. ठीक है, सो लेट अस रीड आउट द ऑप्शंस एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन. ओनली दोज पर्सन्स हु आर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द सेम. अब क्वेश्चन आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है. यस इट इज़, बट इसका एक्सेप्शन भी है. जर्नली डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी एप्लीकेबल होता है. इट इज़ फ्रॉम अ कॉमन लॉ. सो हमने ब्रिटिश से ही पिक किया है. वहाँ पे भी होती थी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, इंडिया के अंदर भी फॉलो होती है स्टिल. बट हमारे पास इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस वी आर हैविंग एक्सेप्शंस टू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी. ठीक है, बट हमें उन सब केस लॉज में नहीं जाना. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. An agreement consists of reciprocal promise between at least. What do you mean by reciprocal promise? दोनों साइड से रेसिप्रोकल, दोनों साइड से हम भी प्रोमिस करेंगे, आप भी प्रोमिस करेंगे. ठीक है, सो कम से कम कितने व्यक्ति होंगे. एंड इट्स नॉट मेयरली अबाउट आप बताओ कि कितने व्यक्ति होंगे रेसिप्रोकल के लिए. एटलीस्ट 2 people शुड बी देयर. सो एटलीस्ट 2 पार्टी. एंड अगर पूछता एट मैक्स तो जो भी मैक्सिमम नंबर होता. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. वेरी वेरी सिंपल. अगेन आई एम सेइंग कि एसेंशियल्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन भी वहीं से आया है कि आप बता दें कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता. माइनर. एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल ये है कि अगर आप 18 साल से कम के हैं, इफ़ यू आर अ माइनर यू कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. आपने इस क्वेश्चन को देख करके क्या सीखा. आपने सीखा कि यहाँ पर आपसे कुछ तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. नंबर 1, वो आपसे सिंपल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझा दो, या फिर व्हाट इज़ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझा दो. सो एक तो पूछ सकते हैं इनकी डेफिनेशन की कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज़, देन दे विल बी गिविंग यू 4 ऑप्शंस. एक तरीका ये होता है कि वो आपको सीधा सीधा उसका इलस्ट्रेशन उठा करके दे देंगे एंड देन दे विल आस्क यू व्हाट इज़ इट. सो जस्ट काइंड ऑफ अ रिमाइंडर. आई होप यू गाइज आर वेरी स्मार्ट एंड आपने खुद से किया होगा. बट अगर नहीं किया है सो इलस्ट्रेशन जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एंड इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनते हैं. सो उनको एक बारी जा कर के ज़रूर पढ़ो इलस्ट्रेशन को. ठीक है, किसी भी सेक्शंस को पढ़ते हो उसकी इलस्ट्रेशन ज़रूर पढ़ा करो. So this is insurance is an example of a contingent contract. If this will happen, then that will be happen. If this will happen, I will do that. If this will not happen, I will not do that. इस तरीके से अगर एक्सीडेंट होता है तब हम आपको पैसे देंगे. इंश्योरेंस इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. सो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैरेक्ट रेफर करेंगे
उसमें कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन। इधर उधर से कहीं से गूगल से मत पढ़ना, सिंपली बेयर एक्ट से उठाना कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और उसको पढ़ लेना, ठीक है। एंड उसके इलस्ट्रेशन जितने भी हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लेना। एंड एक और चीज़ जो कि हम प्रीवियस ईयर से सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि ये तो होगा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऐसा भी तो हो सकता है वो आपसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पूछ लें कि व्हाट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सो जस्ट गिविंग यू द होमवर्क, इट इज़ योर ड्यूटी कि आप गूगल से सर्च करेंगे व्हाट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। पूछ सकते हैं व्हाट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यू शुड बी इन द पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन। Okay, just considering you as my brother or my sister, I'm just giving you advice, kind of your elder or younger, whatever you might consider me. So सीरियसली बता रहा हूँ यार, आप इलस्ट्रेशन अगर नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, ठीक है। एंड हम यहाँ पर इसीलिए हैं, वी आर हियर ऑन द यूट्यूब सो दैट वी कैन करेक्ट यू इफ़ यू आर लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। इसीलिए फेथ रखना, जो भी बताते हैं सच बताते हैं, एंड कुछ भी शुगर कोटिंग नहीं करते, सबसे बड़ी बात है शुगर कोटिंग नहीं करते। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, अब अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है देन मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड हमारे वीडियो में कमेंट करें एंड इसको आगे शेयर भी करें, ठीक है। बस इतना आपसे चाहते हैं। एंड एक और चीज़ जो मैं आपसे चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि आप अपने आप से प्रोमिस करो कि अब आप अच्छे से मेहनत से पढ़ोगे एंड एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। एंड जब एग्ज़ाम क्रैक होगा देन इस वीडियो के वापस आकर के लिखोगे क्रैक इट। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर इज़ अनएनफोर्सेबल बिकॉज इट लैक्स। एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका और आपके किसी सिबलिंग के बीच में लगती है शर्त, ठीक है, बेट। आप बोलते हो कि अगर मैं DU LLB का एग्ज़ाम क्रैक करता हूँ सो मैं तुझे पार्टी दूंगा। आपने एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया एंड नाउ यू आर सेइंग मैं नहीं दे रहा, मैं क्यों पार्टी दूँ। नाउ कैन योर सिबलिंग कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सू यू just because of a breach of a contract? No, because there was no legal intention, there was no intention to create legal obligations, okay. So option number C is the right one because there was no intention to create a legal relationship. Now coming on to question number 13, in India, provisions of the Indian Contract Act 1872 applies to citizens, persons, companies or all of these? So the right answer is all of these. चाहे वो सिटीज़न हो, चाहे नॉन सिटीज़न हो, चाहे कंपनी हो, सब पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज़, एंड रिमाइंडिंग यू, पहले भी बताया था अगेन बताते हैं, आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जहाँ पर आप देखेंगे विच आर वॉइड एंड विच आर वॉइडेबल। सो एक A4 शीट लेंगे एंड एक लिस्ट बना लेंगे कि कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइडेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि विदाउट फ्री कंसेंट है, जो कि फ्रॉड से लिया गया है, जो कि कोएर्शन के थ्रू हुआ है, या फिर जिसकी पार्टी माइनर है, या फिर जिसका लॉफुल कंसिडरेशन है, या फिर जो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, या फिर जो कि ऐसा एक्ट है जो कि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, क्या होगा, इज़ इट अवॉइडेबल और अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लिस्ट बनाओ अच्छे से, साइड में डिस्टिंक्शन करो, लाइन खींचो A4 शीट पे एंड रिवाइज करो। एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज़, एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ वॉइड। सो अगर रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ रियलाइजिंग द लीगल एड, अगर ये तीन आते हैं, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ गेटिंग द लीगल एड, इफ़ दीज थ्रीज आर देयर सो इट इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट। हाँ, ये क्या हो गया, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का क्या मतलब है, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि आप कभी शादी नहीं करोगे, या फिर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि आप कभी ट्रेड नहीं करोगे। सो इट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट रिमेंबर, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में एक एक्सेप्शन भी है जो कि आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, ठीक है, उसका एक एक्सेप्शन भी है। जनरल रूल यही कहता है कि वॉइड होगा, बट देयर इज़ अ एक्सेप्शन ऑफ इट जो आप बेयर एक्ट से करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15,
ए जर्नल ऑफर इज़ एन ऑफर विच। अब एक जर्नल ऑफर होता है, एक तो होता है स्पेसिफिक ऑफर कि सिर्फ आपके और मेरे बीच में बात हो रही है, मैं आपसे ही बोलूँगा कि आई एम गोइंग टू सेल माई लैपटॉप। बट अगर मैं इसी चीज़ को यूट्यूब पे अनाउंस कर देता हूँ कि आई एम गोइंग टू सेल माई लैपटॉप एट दिस, सो हुएवर विल फुलफिल द कंसिडरेशन द कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट will automatically becomes the part of it. So it will be a journal offer if I will announce it through YouTube कि जो भी ये करेगा सो हमें कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे. एंड अगर मैं सिर्फ आपसे पर्सनली बताता हूँ सो इट विल नॉट बी अ जर्नल ऑफर. सो जर्नल ऑफर इज़ एन ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी वन. ऑप्शन नंबर सी. एंड इसका एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक. ठीक है, दिस इज़ द केस लो, a very landmark case law in the context of journal offer and it might be expected कि इसको पूछ लें, सो इसको याद रख लेना. ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करना है. नाउ डायरेक्टली मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. When both the parties are under a mistake of fact essential to form a contract, the contract is. अगर आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनते हैं एंड आपको एक ऐसा फैक्ट जो कि बहुत ज़रूरी है वो नहीं पता, यू हैव बीन अ मिस्टेक ऑफ दैट फैक्ट, व्हाट विल बी? इट विल बी द वैलिड और अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. इट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. क्या सीखे? वही जैसे मैंने बताया था, वॉइड एंड वॉइडेबल के बीच में एक डिस्टिंग्विशन करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने हैं बॉस. ठीक है, सो इट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे बोथ दी पार्टीज़. अब अगर मैं यहाँ पे बोथ को काट कर देता हूँ वन, जहाँ पर एक पार्टी फैक्ट की गलती कर रही है, दूसरी पार्टी को सब पता है, इट विल नॉट बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. इट विल नॉट बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. एंड लेट अस सपोज यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जगह हो जाता है मिस्टेक ऑफ लॉ, कि इफ़ बोथ दी पार्टीज आर अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Ignorance of law cannot be excused, but the ignorance of fact can be excused. अब it is an homework for you to find the legal maximum of it. अगर आपको नहीं पता इसका लीगल मैक्सिज्म क्या है, सो भाई कहीं ना कहीं दिक्कत है आपका प्रिपरेशन में. ठीक है, चेक करो वापस से कि क्यों आपको नहीं पता इसका मतलब, बिकॉज इस स्टेज पे तो सब पता होना चाहिए. एंड अगेन टेलिंग यू देर इज़ अ सीरीज, माई सीरीज लीगल मैक्सिज्म. ठीक है, लीगल मैक्सिज्म की सीरीज़ है, आप उसको देखेंगे सो यू विल बी हैविंग अ फुल क्लैरिटी ओवर इट. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट काइंड ऑफ डैमेजेस आर अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, आप परफॉर्म नहीं कर रहे. सो डैमेजेस किस फॉर्म में मिलते हैं? इट इज़ लिक्विडेटेड डैमेजेस. ठीक है, सो लिक्विडेटेड डैमेजेस कौन से होते हैं? जो कि पहले से फिक्स होते हैं. अनलिक्विडेटेड जो पहले से फिक्स नहीं होते, जो कि टोर्ट के केस में मोस्टली अवॉर्ड होते हैं. लिक्विडेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो एज अ लॉ स्टूडेंट, एज एन एस्पायरेंट, गिविंग यू द होमवर्क, गूगल पे जाना, सिंपली देखना विंडिक्टिव, अनलिक्विडेटेड, लिक्विडेटेड डैमेजेस, तीनों का डेफिनेशन देखना, नोट डाउन करना. ठीक, और इसको मगअप कर लेना बिकॉज कभी भी पूछ सकता है तीनों का डेफिनेशन. ठीक है, सो इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 19 से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अप टू 36 क्वेश्चंस. ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, आई होप कि अच्छा ही लगा हो. अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है वीडियो से, सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना. एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी यू गाइज इन द कमेंट सेक्शन. तो कमेंट करना. एंड विद दैट आई होप आप अपने प्रिपरेशन को ऐसे ही अच्छे से धूमधाम से कंटिन्यू करेंगे. एंड एग्ज़ाम का स्ट्रेस मत लो कि कब होगा कैसे होगा, आपको जितना टाइम मिल रहा है फोकस करो ऑन द प्रिपरेशन वाला पार्ट. एंड दैट्स इट. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय.